हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो अंत तक बने रहेंगे इस क्लास में। हमारे चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th की लेसन 1 की हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग क्या करेंगे, इसके बुक सॉल्यूशन पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बेझिझक बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहें इस क्लास में। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम आप लोग को बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले हमारा जो लेसन है उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आपको पता है कि क्लास 10th का जितना भी बच्चा है उसको पता होगा कि ये जो पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है और उसका ये पहला लेसन है। ठीक है, ऑलरेडी सिलेबस हम लोग बता चुके हैं, तो आप सिलेबस में जा कर के देख सकते हैं कि पहला लेसन हमारा है जिसका पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लैंगिक असमानता क्या है। ठीक है, देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लैंगिक असमानता क्या है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वीवीआई किया गया है, इसलिए इसको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मानिएगा। ठीक है, और इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। देखिए लैंगिक असमानता क्या है। तो लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों में भेद करना है ना। लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे और हीन समझने की भावना ही लैंगिक असमानता कहलाती है। यानी कि वैसी वैसी प्रक्रिया, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसके जरिए जो लिंग के आधार पर स्त्रियों है ना, लड़का और लड़की और स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक असमानता। यानी वैसी विभिन्नता जो लिंग के आधार पर किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है ना। जैसे कि शिक्षा में लड़कों को ज़्यादा ध्यान जाता है, खान पान में भी भेदभाव होता है लड़कियों के साथ, पालन पोषण में होता है और उनका अंतर करना है ना। लड़कियों को घर की चारदीवारी में कैद रखना और घर के कामकाज पर सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता क्या है, प्रमुख उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लैंगिक असमानता का क्या मतलब है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हमें देखने के लिए मिलता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है कि भारतीय संविधान में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है ना। मतलब इसकी जो है प्रक्रिया बिल्कुल प्रतिबंध कर दी गई, इस तरह का प्रोसेस। ठीक है, इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है ना। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। इसके अंतर्गत क्या, जितने भी असमानता है ना, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर कि आप जिस जाति में जन्म है ना लेंगे आप आजीवन उसी काम करना पड़ेगा है ना, या फिर आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म को आजीवन मानना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल प्रतिबंधित है। आप अपने मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकते हैं है ना, किसी भी जाति को आप अपना सकते हैं। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का जो अंत है, जातियों के बीच भेदभाव, उसको अंत कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, परंतु आज भी कई जातिगत असमानताएं जो है हमारे समाज में मौजूद है। ठीक है, जैसे अस्पृश्यता पर पूरी जाति का आधार, ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति को राजनीतिक में भी भेदभाव किया जाता है, टिकट में बंटवारा है ना। इस तरह का अंत जो है, जैसे तरह का अंत नहीं हुआ है। ठीक है, जन्म हो गया है, भेद बना हुआ है, रूप दे दिया गया है और मंत्रिमंडल का गठन आज भी जाति के आधार पर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर एक क्षेत्र में देखते हैं कि जाति के आधार पर किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानता है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्र में जाति अलग अलग ढंग से उसकी असमानताओं को दर्शाया गया है ना। जाति के आधार पर है, ऊंच नीच के आधार पर है, और है ना राजनीतिक में जाति का भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है, टिकट बंटवारे में। इतना सब होने के बाद भी आज भी क्या है, हर एक क्षेत्र में हमारे है ना देश में जातिवाद
की भावना देखने के लिए मिलता है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर क्या है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि बंधुआ मजदूर होता क्या है। तो कर्ज के बदले, अगर व्यक्ति किसी से कोई कर्ज लेता है ना, तो कर्ज के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक कर्ज बंधक या कर्मदास या बंधुआ मजदूर कहलाता है ना। जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उसको यदि टाइम पर नहीं चुका पाता है ना, तो वो जिससे कर्ज लिया जाता है उसके द्वारा उसको आजीवन है ना उसके यहाँ काम करके उस पैसे को चुकाना पड़ता है ना, एक बंधुआ मजदूर की तरह, है ना। मतलब बंध के उसके अंदर में रह के क्या करना है, उसको काम करना है, ठीक है। इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। समझ में आ गया। उसकी मजदूरी कार्यदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है ना। उसकी मजदूरी फिक्स नहीं होता है कि हाँ तुमको इतना दिन में काम करके और चले जाना है ना, तुम्हारा जो मजदूरी है वो पूरा हो जाएगा तो तुम चले जाओगे, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर का जो भी मजदूरी है वो जो भी कर्जदाता होता है, जिससे कर्ज लेता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कब तक उसको मजदूर बनाकर रखता है, ठीक है। हालांकि ये सब अब ख़त्म हो गया है ताकि कर्ज चुकाना क्या हो, असंभव हो जाए और आजीवन उसके यहाँ काम करते रह जाए, ठीक है। वर्तमान युग में बंधुआ मजदूर की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका जो रूप है कहीं कहीं है ना देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग समझेंगे कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है। भारत की जो है ना राजनीति है, इसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल स्टार लगा करके कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। देखिएगा इसमें हम लोग समझेंगे कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है। देखिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि 16वीं लोकसभा में पहली बार सर्वाधिक 65 महिलाएं निर्वाचित होकर आई, ठीक है। सर्वाधिक बार 65 महिलाएं क्या होती है, निर्धारित होकर के आती है, ठीक है। और उसके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत जो है 11.97% हो जाता है। विकसित देशों में भी विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति जो है संतोषजनक है ना, कहीं नहीं जा सकती है, ठीक है। जितना भी विकसित देश है, विकासशील देश की तो बात ही अलग है कि यहाँ पर अगर देश विकसित नहीं है तो महिलाओं की स्थिति सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो देश विकसित हो चुका है उस देश में भी महिलाओं का समान अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन भारत तो भी विधायिकाओं में क्या है, इसकी स्थिति विकसित देशों की तुलना से कम है, ठीक है। राज्य विधानसभा जो है उनके प्रतिनिधित्व का क्या है, इससे भी कम है। यानी कि विकसित हो या विकासशील देश हो, सिर्फ इतना अंतर है कि विकसित देशों में विधायिकाओं का जो है महत्व ज़्यादा है और विकासशील देशों में महिलाओं का जो है ना विधायिकाओं में जो महत्व है वो क्या है, बहुत कम है। तो इस तरह से दोनों में अंतर समझ में आ गया आप लोग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग निम्न तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि सत्ता में साझेदारी के प्रश्न पर भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के बीच क्या होता है, भेदभाव समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी में है ना भाषा, धर्म और क्षेत्र और समुदाय के बीच क्या हुआ, भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब किसी भी जाति के लोग सत्ता में शामिल हो सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। दूसरा क्या है रीजन, कि इस क्षेत्र में अवसर की समानता के सिद्धांत को क्या किया गया है, अपनाया गया है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, इसको समझेंगे, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी अंग है ना अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है ना। हर कोई एक दूसरे के पीछे क्या है, हर कोई लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अधिक से अधिक लोगों की सत्ता में साझेदारी क्या होती है, सुनिश्चित होती है, ठीक है। और लोग अधिक से अधिक देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा रीजन क्या है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सरकार के बीच सत्ता का क्या हुआ, विभाजन किया गया है। सत्ता का जो विभाजन है केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों के बीच किया गया है। इस उद्देश्य से कि तीन सूचियां बनाई गई है ना। केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे एक आता है जैसे शिक्षा है, शिक्षा किस सूची का विषय है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो याद रखिएगा शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग दूसरे लेसन में पढ़ेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही। तो ये हमारे टॉप 5 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को एक बार देखने के लिए, है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।